फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाय उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। उसी के जैसे आज हम 10th क्लास के संस्कृत सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बार हमारे एक दोस्त, हमारे भाई 2-3 आदमी कॉल कर रहे हैं कि सर सिलेबस थोड़ा बताइए हमको कि सिलेबस क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए, आज की यानी कि वीडियो में हम सिलेबस के बारे में आज आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं भी आपको अगर जाना होगा तो रास्ते की ज़रूरत पड़ता है। उसी के जैसे यहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा बैक होकर के वीडियो को जाकर के लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। जो भी हमारे भाई 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे इस वीडियो को देख करके और अपना सिलेबस को जानकारी कर ले कि हाँ पूछता क्या क्या है। तो आइए, ज़्यादातर देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ है संस्कृत। संस्कृत के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। सिलेबस यहाँ मान लीजिए संस्कृत है। संस्कृत को 2 पार्ट में बांटा गया है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है तो एक व्याकरण से बनता है और आपको किताब पढ़ना जरूरी है। 2 जगहों से क्वेश्चन आपका बनेगा, जो 50% जो है किताब से और 50% आपका व्याकरण से क्वेश्चन रहता है। पहले इधर तो कोरोना था, कोरोना की वजह से 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा था, लेकिन अब 100 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। 60 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनाता है तो किताब से और व्याकरण से दोनों यानी कि मिलता जुलता उसमें बनता है, जिसमें से व्याकरण से क्या होता है कि 50 नंबर व्याकरण से और किताब से भी 50 नंबर पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि 55 नंबर 60 नंबर किताब से कर देगा, 55 नंबर 60 नंबर कभी व्याकरण से कर देगा। तो 5, 7, 10 इस तरह से इधर उधर वह बोर्ड करता रहता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं रखना है। किताब में कभी क्या करेगा 5 नंबर बढ़ा देगा, तो कभी व्याकरण में किताब इस तरह से इधर उधर करता रहता है। कभी क्या करेगा 50 में 50 नंबर व्याकरण से और 50 नंबर आपका किताब से उठाता है। तो ये था, हम समझे कि संस्कृत को 2 पार्ट में बांटा गया है, व्याकरण से और किताब से। तो किताब से 50 नंबर और व्याकरण से 50 नंबर बनता है। यह क्वेश्चन किताब भी आपके लिए अनिवार्य है, व्याकरण भी आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि दोनों जो है इसमें आधा आधा पूछता है 50-50 नंबर के लिए। उसके बाद यह किताब के लिए तो आपको कहानी पढ़ना होगा, कहानी अच्छा तरह से पढ़ना होगा। पहले क्या था कि संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा हिंदी में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपका संस्कृत में भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन विशेष करके ज़्यादातर क्वेश्चन आप हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, 16 नंबर, इसमें 14 पार्ट है किताब का 14 पार्ट है। 14 चैप्टर से भी 14 चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से भी वह बोर्ड जो है पूछ देता है। उसके बाद बहुत ऐसे यानी कि 4-5 नंबर, एक सेकेंड भी बुक है, संस्कृत का सेकेंड भी बुक है, तो वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन कभी कभार को देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ 14 चैप्टर जो है किताब का, तो 14 चैप्टर से किताब से तो रहबे करेगा। प्लस में क्या होगा, इसमें 50 नंबर का इसमें जो है ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में सब्जेक्टिव भी इसमें क्वेश्चन रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन पूछता है आपको। उसमें से 16 क्वेश्चन में से आपको 8 को जवाब देना रहता है, और यह क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो 16 नंबर ये सब्जेक्टिव से आपका क्वेश्चन बनाता है। जैसे में कह देगा कि पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करें, तो आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताना है। आलस कथा के बारे में यानी कि उसकी उस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से कर करके हिंदी में आपका क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको जवाब देना होगा, जो पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो 8 दूना 16 नंबर यहाँ किताब से सब्जेक्टिव में पूछता है और बाकी सब ऑब्जेक्टिव से उठाता है। तो 50 नंबर ऐसे क्लियर करेगा। उसके बाद व्याकरण में देखेंगे, यहाँ गद्यांश में से पूछता है। गद्यांश आपका 13 नंबर का है, 13 नंबर गद्यांश पूछता है। उसके बाद पत्र लेखन 8 नंबर का पूछता है, अनुच्छेद 7 नंबर का पूछता है, और अनुवाद जो है 6 नंबर का पूछता है। अब गद्यांश कैसे पूछेगा, गद्यांश आपका 4 गो गद्यांश देता है।
जिसमें से 2 जवाब देना अनिवार्य है। एक 7 नंबर का पूछेगा और एक 6 नंबर का पूछता है। तो 7 नंबर और 6 नंबर आपका 13 नंबर हो जाएगा। उसमें अथवा भी देता है। मान लीजिए कि उसमें गद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन, 4 यानी कि गद्यांश देता है, एक अथवा में देगा और एक आपको नंबरिंग दाग करके उस तरह से देता है। तो 4 में से आपको 2 जवाब देना है। 2 का 2 जवाब अगर सही दे दिए तो उसमें आपको यानी कि 13 नंबर उसमें मिल जाएंगे। पत्र लेखन 8 नंबर, 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन आपका लेकिन जवाब देना होता है। उसमें भी 4 लेकिन पूछता है। अथवा में भी उसमें देता है। तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 2 का जवाब देना अनिवार्य है। अगर 2 का जवाब आप दे रहे हैं तो वह 8 नंबर आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं लेख। तो लेख से यानी कि यह क्वेश्चन 7 वाक्य में पूछता है। तो 7 वाक्य, 7 अनुवाद यानी कि बना देंगे 7 वाक्य। तो यहाँ से 7 नंबर आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद 6 नंबर के लिए आपका अनुवाद पूछता है। जो 6 नंबर अनुवाद 12 को अनुवाद देगा। 12 अनुवाद में से यानी कि आपको 6 का जवाब देना रहता है। तो 6 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। तो 13, 7, 20, 20, 8, 28, 6, 34 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। उसके बाद में व्याकरण के कुछ पार्ट ऐसे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले अनुवाद बनाने आ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि अनुवाद से आप अधिकतर क्वेश्चन यानी कि समझिए कि 25 नंबर तक, 20 से 25 नंबर क्लियर कर लेंगे, अगर पूर्ण रूप से अच्छा तरह से आपको अनुवाद बनाने आ गया तो। अनुवाद से कैसे हम बोल रहे हैं कि आपको उतना आ जाएगा? तो देखिए 6 नंबर ये तो अनुवाद क्लियर करेगा। उसके बाद में क्या है कि 7 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। जब आप अनुवाद बना लेंगे तो निबंध लिखने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 6 और 7, 13 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ये अनुवाद से और अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं आगे गेस करके बताया जाएगा। तो 4-5 इस तरह से लिखा देने के बाद में उसमें से उसी में से आ जाता है। तो आप चाहेंगे तो इस अनुच्छेद को याद करके भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अनुवाद अगर सीखेंगे तो अनुवाद जब सीख लेंगे तो आपके पास जानकारी भी अच्छा हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर ये भी क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि कहीं गेस करके बहुत सारे अध्यापक जो है गेस करते हैं कि इस साल अस्माकम प्रिय कवि आएगा, गंगा नदी, हिमालय, इस तरह से अपना नोट्स देते हैं। लेकिन कारण क्या होगा, कहीं मान लीजिए कि उनका नोट्स नहीं लड़ा तो उस समय में आपको अनुवाद बनाने आएगा तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी प्रकार से आप। लेकिन वहाँ आप डिमोटिवेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अनुवाद बनाने आएगा। तो किसी के भी ऊपर अगर पूछा जा रहा है तो आप वहाँ से जवाब उसका दे सकते हैं। तो अनुवाद बहुत ही मायने रखता है। अनुवाद बनाने आ जाएगा तो ये क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखिए लकार 5 लेकिन 10 लकार होते हैं, 10 में से 5 लकार पूछा जाता है, 5 ही लकार में से आपका अनुवाद बनता है। तो अनुवाद, ये लकार के लिए अनुवाद जब बनाना होगा तो लकार तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश में आप टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सही ढंग से अनुवाद नहीं बना पाएंगे, यानी कि संस्कृत में उसी के जैसे, यानी कि टेंस जब बना लेंगे तो इंग्लिश में यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से यह लकार है। लकार जब आप बना लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 5 लकार इसमें पढ़ना अनिवार्य होता है। ऐसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन 5 लकार आपके यानी कि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ना अनिवार्य है। तो 5 लकार में से अगर पढ़ ले रहे हैं तो अनुवाद सीख जाएंगे। उसके बाद में धातु रूप, इसी में बताया जाता है कि पठ मीन्स पढ़ना, इसमें तीता अंति जोड़ दीजिएगा, तो वह है धातु रूप। धातु रूप से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 या 4 इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो धातु रूप यहाँ से क्लियर होगा, कहाँ से? अनुवाद से ही। उसके बाद में शब्द रूप में भी सिर्फ क्वेश्चन बनता है। कह देगा कि साधु के शब्द रूप में ये षष्ठी विभक्ति एक क्वेश्चन में क्या होता है। कभी क्या करेगा कि साधुवे कौन सा विभक्ति है। ऐसे क्वेश्चन शब्द रूप से बनते हैं। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत में प्रत्येक यहाँ जितना भी लिखाया गया है इसका सिलेबस के अनुसार से आपको इस चैनल पर आपको एक एक करके वीडियो अपलोड मिलेगा। तो अगर इस वीडियो को अगर न्यू देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या करता है बोर्ड, क्या करेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शब्द रूप से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कारक और विभक्ति सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ माना जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट।
क्योंकि जब भी आप अनुवाद देखेंगे तो उसमें विभक्ति से क्वेश्चन निश्चित रूप से 3 या 4 रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भितरता नाम भय हेतु में कौन सा अनुवाद बनाया गया है। तो ये सब करके उसके बाद में कह देगा सर्वतः अव्यय जो है इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विभक्ति से क्वेश्चन रहता है और 4 से 5 क्वेश्चन अधिकांश यानी कि देखने को मिलता है कि अनुवाद जो 6 गो है, 6 गो में से 4 गो, 3 गो, 5 गो, कभी कभी क्या करता है कि 5-5 गो यानी कि वह, लेकिन विभक्ति से भी क्वेश्चन वहाँ अनुवाद में डाल लेता है। तो विभक्ति सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि विभक्ति अगर पढ़ लेंगे तो अनुवाद गलत नहीं करेंगे। अनुवाद से ये सब रिलेटेड है। आप अनुवाद अगर सीखेंगे तो इसके बारे में अगर जानेंगे, अनुवाद बनाने आ जाएगा तो इतना यानी कि जो पार्ट देख रहे हैं, लकार, शब्द रूप, धातु रूप, उसके बाद में कारक और विभक्ति, तो अनुवाद से इतना चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद संधि विच्छेद आपका पूछता है, समास पूछता है, उपसर्ग पूछता है, प्रत्यय पूछता है, अव्यय भी पूछता है और लिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। लिंग से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि अस्वह, अस्वह का स्त्रीलिंग क्या है, ऐसे जिसे में कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अव्यय में पूछता है कि अव्यय भी यानी कि अव्यय अगर पढ़ेंगे तो अनुवाद में आपको हेल्प मिलेगा। अनुवाद में कहीं जैसे में कह देगा कि वह कहाँ गया, वह कहाँ जाता है, यहाँ वहाँ, ये सब अव्यय होता है। तो अव्यय का यानी कि उसका भी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद प्रत्यय तो ये जरूरी ही है, क्योंकि प्रत्यय से भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन 4 से 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद ये उपसर्ग से भी क्वेश्चन रहता है, समास से रहता है और संधि विच्छेद से रहता है। तो ये इतना सिलेबस आपका बिहार बोर्ड के लिए चाहिए। बिहार बोर्ड में है तो इतना सिलेबस आपको ज़रूरी है, पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो ये पूरा 100 में 100 ला सकते हैं, 100% चांस रहेगा। क्योंकि इतना अगर पूर्ण रूप से जान लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से उठाता है, कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन 100 में 100 आप ला सकते हैं, अगर इतना अच्छा तरह से आपको जानकारी हो गया तो। उसके बाद आप इसमें बेहतर कर सकते हैं इस सिलेबस को समझ करके, जान करके। तो ये रहा आज का सिलेबस। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो बता दीजिएगा कि हाँ सिलेबस हमको समझ में आ गया है। नहीं आया होगा तो इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो एक और वीडियो अपलोड करेंगे, इससे भी अच्छा तरह से आपको समझा करके। तो ये रहा आपका सिलेबस, इतना समझ लिए होंगे तो आसानी से आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था आपका 100 में 100 कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपके बारे में बताएं। 100 में 100 आप संस्कृत और हिंदी में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। कारण क्या है कि उसमें संस्कृत में कहीं क्या होता है कि म कहाँ होता है, कहाँ विसर्ग होगा, ये कहीं ना कहीं आप गलत कर देंगे। तो 100 में 100 लाना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप चाहेंगे, परिश्रम करेंगे तो 100 में 100 भी इस क्वेश्चन में, इसमें यानी कि ला सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस। अगर सिलेबस आपको मालूम नहीं है तो यह वीडियो आप निश्चित रूप से अगर देख लेंगे, अगर देख लिए हैं तो समझ में आ गया होगा आपका सिलेबस कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है। तो अगर इस वीडियो पे आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस सिलेबस को समझ सके और अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो ये था आज का वीडियो, सिलेबस से रिलेटेड था। तो फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है लकार का, लट लकार, रीट लकार, इसमें इसके पहले पढ़ा दिए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के, और ये संस्कृत को आसान बनाना है तो जाइए और वहाँ जो ट्रिक जो लिया गया है, जितना यानी कि जिस तरह से समझाया गया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ सकते हैं कि हाँ इस चैनल के माध्यम से संस्कृत को हम आसान बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो आज था सिलेबस का पार्ट। फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो जो है लंग लकार से रिलेटेड रहेगा। लंग लकार के बारे में या अनुवाद कैसे करें उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।